तो ब्रिटिश भारत का सामाजिक जागरण, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी टॉपिक की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हमने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका चुना है, एक क्विक प्रश्नोत्तरी। और इन सवालों के पीछे का जो असली इतिहास है ना, उसे डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमारे हिस्ट्री एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल, एकदम तैयार हूं मैं। और सच बताऊं तो इतिहास के इस पन्ने को समझना आज के वक्त में भी लिटरली उतना ही जरूरी है जितना तब था। अब देखिए, बात जब इतिहास की हो तो सोर्स सबसे जरूरी होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाठ 8, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हमारा पूरा फोकस आज इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवालों पर होगा। फॉर्मेट एकदम सिंपल रहेगा। मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग भी साथ साथ गेस कीजिएगा और फिर हम देखेंगे कि उसका सही ऐतिहासिक जवाब क्या है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। कलकत्ता की जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, उसकी स्थापना आखिर किसके कल्याण के लिए की गई थी? ऑप्शंस हैं किसान, जमींदार, शिल्पकार या फिर ये सभी। जरा सोचिए, उस दौर में जब भारत में संगठन बनने बस शुरू ही हुए थे, तो उनका मेन मोटिव क्या रहा होगा? खैर, अगर आपने जमींदार सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। और पता है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हमें लगता है कि शुरुआती आंदोलन शायद आम जनता के लिए हुए होंगे, लेकिन असल में शुरुआती संगठनात्मक प्रयास अक्सर किसी जनहित के लिए नहीं, बल्कि एलीट या कुलीन वर्गों के अपने हितों को बचाने के लिए शुरू हुए थे। जमींदारों ने सबसे पहले अपने अधिकारों को सिक्योर करना चाहा। उस समय के पावर डायनामिक्स कैसे काम करते थे, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। राइट, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल। चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लैंड होल्डर सोसाइटी जैसे एलीट ग्रुप्स के बाद एमजी रानाडे की पूना सार्वजनिक सभा जैसे बड़े मंच उभरने लगे। अब ये लोग सिर्फ किसी एक खास वर्ग की बात नहीं कर रहे थे, ये समाज के एक बहुत बड़े तबके की आवाज बन रहे थे। और यही वो पॉइंट था जहां से एक सच्चा सामाजिक जागरण, एक सोशल अवेकनिंग शुरू हुई। सही कहा। अब थोड़ा संस्थाओं से हटकर उस दौर के कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। तो सवाल ये है, वो कौन सा मशहूर नाटक था जिसने इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों की उस भयानक दुर्दशा को दुनिया के सामने रखा? साहित्य ने उस वक्त क्या गजब का रोल प्ले किया होगा ना? जी हाँ, और वो मास्टरपीस था नील दर्पण। ये ना सिर्फ कोई आम नाटक नहीं था, आप इसे उस समय का एक बहुत ही पावरफुल टूल मान सकते हैं। इसने ब्रिटिश कृषि नीतियों के खिलाफ एक ऐसी आग लगाई, एक ऐसा अवेयरनेस पैदा किया जो कमाल था। ये दिखाता है कि कैसे कला या आर्ट शोषित वर्ग के उस दर्द को पूरे देश के जज्बातों के साथ जोड़ सकती है। एक तरह से इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। कमाल की बात है। अच्छा चलिए, अब थोड़े और कॉम्प्लेक्स मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। सीधे संघर्षों की बात करते हैं। मालाबार तट पर जो मोपला विद्रोह हुआ था, उसकी डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकीय समीकरण क्या थे? उस विद्रोह में धर्म और क्लास, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था? देखिए, ये केरल के मालाबार तट की घटना है और यहाँ की सिचुएशन काफी पेचीदा थी। एक तरफ थे महाजन और जमींदार जो मुख्य रूप से हिंदू थे, और दूसरी तरफ थे काश्तकार या किराएदार जो मोपला मुस्लिम थे। तो आप समझ रहे हैं, ये विद्रोह सिर्फ कोई खेतीबाड़ी का झगड़ा या किसान आंदोलन नहीं था। इसमें वर्ग और धर्म दोनों के बहुत गहरे और जटिल टकराव शामिल थे। और अगर हम इन घटनाओं के टाइमलाइन पर एक नज़र डालें, 1855-56 का संथाल विद्रोह, फिर 1859 में नील विद्रोह और उसके कई दशकों बाद 1921 का मोपला विद्रोह। ये टाइमलाइन चीख चीख कर बता रही है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में ये कृषि असंतोष, ये गुस्सा लगातार सुलग रहा था। ये कोई छोटी मोटी इक्का दुक्का घटनाएं बिल्कुल नहीं थीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। शहरों में जो मेन स्ट्रीम नेशनल विचारधाराएं पनप रही थीं, वो जंगलों या दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक कैसे पहुंची? वो पहले आदिवासी नेता कौन थे जो महात्मा गांधी और उनके सुधारवादी विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? इसका जवाब है ज़दुनांग। और मैं बता दूं, ये इतिहास का एक बहुत ही क्रूशल टर्निंग पॉइंट था। ये वो पल था जब हाशिए पर पड़े अलग थलग आदिवासी विद्रोहों ने खुद को एक बड़े नेशनल मूवमेंट के साथ सिंक करना शुरू किया। गांधीवादी विचारों के प्रभाव ने इन लोकल संघर्षों को एक बिल्कुल नई और राष्ट्रीय दिशा दे दी थी। ये वाकई एक गेम चेंजर था। अब जरा इस टेबल को देखें। जब हम इन सारे आंदोलनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 1828 में अहोम विद्रोह, 1831-32 में कोल,
1855 में संथाल और 1921 में मोपला। ये डेटा अपने आप में इन आंदोलनों के विशाल पैमाने की कहानी कह रहा है। ईस्ट से लेकर साउथ तक पूरा भारत किस तरह से एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था, ये साफ देखा जा सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। ये जो तमाम शुरुआती एलीट संस्थाएं थीं, किसानों का जो गुस्सा था और आदिवासियों के जो विद्रोह थे, जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग थलग लगते हैं, उन्होंने मिलकर मॉडर्न इंडिया के इस जटिल सोशल फैब्रिक को, इस ताने बाने को आखिर कैसे बुना? एग्जैक्टली और यही सोचने वाली बात है, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई तारीखों का कोई बोरिंग सा पुलिंदा नहीं है। ये उन घटनाओं की एक ऐसी चेन है जिसने आज के भारत की नींव रखी है, और इस पर हमें लगातार सोचते रहना चाहिए। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।